and it covers almost you can say 90% of the syllabus of the PE that belongs to you. 90 ना कि 80 कह लें, क्योंकि कोई 5% एक और कैलकुलेशन है जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो लेस डेप्रिसिएशन की है, और कुछ 10% समझने डिस्क्लोजर्स हैं जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किए हुए। अदरवाइज ये क्वेश्चन इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि जो पूरा फ्लो अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी के साथ किया जाए तो पूरा फ्लो समझा देता है कि फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग है क्या चीज। हम चूंकि क्वेश्चन पहले पढ़ चुके हुए हैं, इसलिए मैं एक और अंदाज से क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। हमारे पास इस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के यूनिट में 3 तरह के एसेट्स उसने बताए हुए हैं। एक प्रेसिंग मशीन है, दूसरी सीलिंग मशीन है, और तीसरी अदर्स आप कर लेंगे। ठीक है जी, प्रेसिंग मशीन, सीलिंग मशीन और अदर्स, या अदर मशीन्स आप कह लें या अदर्स कह लें, वट एवर, अदर मशीन्स कह लेते हैं। तो 3 मशीन इसमें है। दूसरी एक छोटी सी करेक्शन कर लीजिएगा कि यहाँ पर ये व्हीकल उसने लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर उसे मशीन्स लिखा होना चाहिए था। ये छोटी सी कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, अब 10% पे डेप्रिसिएट करने का मतलब है कि उसने उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स रखी हुई है। ये यहां से हमने हासिल की बात, अखज की, कि इसकी यूजफुल लाइफ जो भी मशीन होगी उसकी यूजफुल लाइफ 10 इयर्स होगी। ये यहां से हमने बात अखज कर ली। एडिशनल इंफॉर्मेशन, अच्छा यहाँ पर एक और इंतहाई अहम बात ध्यान में रखने की है कि हमारी रिपोर्टिंग डेट है 30 जून 2018 की, और बैलेंसेस भी 30 जून 2018 के ही हमें दिए हुए हैं। ये रिपोर्टिंग डेट क्वेश्चन की जो उसने हमें बताई कि जी 2018 के लेजर अकाउंट्स आपने बनाने हैं 30 जून 2018। अब एक बात ये जहन में रख लीजिए कि जब हम 30 जून 2018 के लेजर अकाउंट बना रहे हैं, तो जो भी मैं लेजर अकाउंट बनाऊंगा, अगर वो एसेट का है, लाइक प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का है, ये वो बातें जो हमारे दिमाग में चल रही होती हैं क्वेश्चन को डिजाइन करते वक्त। अब मैं जो भी राइटिंग से लिख रहा हूँ, ये दिमाग में चल रही हैं बातें। ठीक है, क्वेश्चन मैंने ब्लैक इंक से सॉल्व कर लिया हुआ है, ये मैं माइंड मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक एसेट का अकाउंट है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि इसकी ओपनिंग डेट 1 जुलाई 17 होगी, ब्रॉट फॉरवर्ड बैलेंस यहाँ पर होगा, और क्लोजिंग डेट इसकी 30 जून 18 होगी। ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस इसका होगा। तो हमें जो उसने बैलेंसेस दिए हुए 30 जून 18 के दिए हुए एसेट के, और उसकी कॉन्ट्रा यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कह लें या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कह लें, एक ही बात है। ठीक है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन उसने लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है, हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही लफ्ज़ इस्तेमाल करें। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और हमें ये मालूम है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की नेचर क्रेडिट होती है। इसका ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 17 का ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ पर लिखा जाएगा, और
30 जून 18 का कैरी फॉरवर्ड बैलेंस यहां पर लिखा जाएगा। ये बात भी ठीक है। अब उसने हमें इसके अलावा एक और अकाउंट भी बताया हुआ है, वो रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बताया हुआ है। अगेन मैं इस वक्त माइंड मैपिंग कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ माइंड मैपिंग कर रहा हूं। उसने हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बताया हुआ है, और वो भी चूंकि क्रेडिट नेचर का है, 1 जुलाई 17 को ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस यहां पर आना चाहिए और उसका क्लोजिंग बैलेंस 30 जून 18 का यहां पर आना चाहिए। ये बात उन लोगों के लिए बहुत अहम हो रही है इस वक्त जिनकी बेसिक अकाउंटिंग अभी तक वीक है, क्योंकि इंतहाई बेसिक बातें चल रही हैं। इसलिए इस बात को एंजॉय कीजिएगा बेटे कि मैं इतना बेसिक लेवल पर आकर पढ़ा रहा हूं। अच्छा, अब होना तो ये चाहिए, अब अगेन अगली बात भी मैं माइंड मैप कर रहा हूं आपका। होना तो ये चाहिए कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के ऑल मशीन्स का अकाउंट होना चाहिए, ये भी ऑल मशीन्स का अकाउंट होना चाहिए, और ये भी ऑल मशीन्स का रिवैल्यूएशन सरप्लस होना चाहिए। लेकिन उसने यहां पर आपको एक बात कही है कि जो ये 20,000 रुपया शो हो रहा है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ये सीलिंग मशीन की रिवैल्यूएशन का, क्योंकि बुलेट नंबर 2 में सिर्फ सीलिंग मशीन के बारे में बात हो रही है, तो इस 20,000 का ताल्लुक सिर्फ सीलिंग मशीन के साथ है, बाकियों का जो है वो ऑल मशीन्स के साथ ताल्लुक जुड़ रहा है। तो आप ये माइंड में रखें कि ये सीलिंग मशीन की रिवैल्यूएशन है। यहां तक बात समझ आ गई? अब ये हमने अपना जहन बना लिया कि हमारे सवाल में क्या मामला डिस्कस हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। जब ये क्लोजिंग बैलेंस है तो इसको ओपनिंग बैलेंस के मुकाम पर तो नहीं लिखा होना चाहिए, इसको क्लोजिंग बैलेंस के मुकाम पर लिखा होना चाहिए। तो क्लोजिंग बैलेंस का मुकाम अब आप यहां पर देख लीजिएगा तवज्जो में, ये एसेट का क्लोजिंग बैलेंस का मुकाम यहां पर आपको नजर आ रहा है। 6,50,000 के एसेट उसने के पड़े हुए हमारे पास, और उसने कहा कि 1,70,000 की हमारी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। इन दोनों का नेट 4,80,000 बनता है, और ये 20,000 रीवैल्यूएशन प्रेसिंग मशीन का जो बैलेंस है वो पड़ा हुआ है, वो सॉरी प्रेसिंग नहीं, सीलिंग मशीन का बैलेंस पड़ा हुआ है। सीलिंग मशीन का मैंने यहां पर लेजर अकाउंट नीचे फाइनल उसका जो 20,000 बनता है वो मैंने 30 जून 2018 को यहां पर लिखा। ठीक है, क्योंकि अब इसमें रिवर्स वर्किंग करनी है इसलिए उसको एंड पर जाके करना। अच्छा, फिलहाल इन दो अकाउंट्स के अंदर आपने क्लोजिंग की जगह उसके बैलेंसेस लिख दिए। 6,50,000 एसेट का क्लोजिंग और 1,70,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग। एक मैं आपको पत्ते की बात बताना चाह रहा हूं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा काउंट करती है। टाइम मैनेजमेंट की सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग जो करवाई जाती हैं उसमें एक असूल बताया जाता है 10 मिनट्स रूल। 10 मिनट रूल ये होता है कि जब भी किसी मुश्किल मरहले में फंस जाएं तो आप उस मुश्किल मरहले पर 10 मिनट के लिए काम करना शुरू करें। और वो 10 मिनट कौन सा काम आपने करना है जो आपकी ग्रिप में है। 11वें मिनट खुद ब खुद आपका साइकिल चल जाएगा। बजाय इसके कि सोचते रहें, बहुत सी बातें ज़हन में हैं लेकिन हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे।
ऐसा करने के बजाय जो बातें ज़हन में उसको अटेम्प्ट करना है। ये टाइम मैनेजमेंट का बहुत अहम एक रूल है। और आपने देखा होगा कि एग्जामिनेशन में यही मामला होता है कि हम सोचने में वक्त ज़ाया कर देते हैं, और जो हमें मालूम होता है कि ये आता है, वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाके हम कहते हैं यार ये तो आता था, यार ये तो मैं कर सकता था, मैं टाइम ही नहीं मैनेज कर सका। ये अपने आप को कहते हैं। तो ये 10 मिनट रूल जहन में रखिएगा। ये टाइम मैनेजमेंट का बाकायदा एक रूल के तौर पे, जो आपने भी इंशाल्लाह ताला ट्रेनिंग, आपको भी ऑर्गेनाइजेशन में जब जाना है तो ऑर्गेनाइजेशन भी ट्रेनिंग करवाती हैं। पीपीई में हम ट्रेनिंग करवाते हैं ये वाली। बाय द वे मैं खुद पीपीई में टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग करवाता हूँ। तो सॉफ्ट स्किल्स की ये बहुत अहम ट्रेनिंग है कि आपने टाइम कैसे मैनेज करना है। तो पहले 10 मिनट जो आपको आता है वो उसको लिख दो। अब उसके नंबर बाकायदा मिलेंगे आपको। अब आपको ये मालूम है कि इसकी जहां जहां पर इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां पर आप उसकी लिख दें। ठीक है, आपने वही काम इस वक्त माइंड मैपिंग में वही काम आप कर रहे हैं इस वक्त। अब आगे चलते हैं। अब आगे वो बात करता है कि दो मशीन है, एक प्रेसिंग मशीन और एक सीलिंग मशीन। प्रेसिंग मशीन के साथ हमने क्या किया 2018 में, और सीलिंग मशीन के साथ हमने क्या किया 2018 में, वो हमने देखना है। क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है वो है कि रेलेवेंट लेजर अकाउंट बनाने हैं 2018 के साल के। रिक्वायरमेंट दोबारा पढ़ें। फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 30 जून 2018 का मतलब है कि द ईयर इज स्टार्टिंग ऑन 1 जुलाई 2017। ठीक है, तो आपने जब ये डेट्स लिख दी तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर इन डेट्स के आपको बाकायदा मार्क्स दे रहा है। आधा आधा नंबर ही क्यों नहीं दे रहा हो, आपको बाकायदा इसके मार्क्स दे रहा है। एग्रीड? अच्छा, अब आप देख लीजिए कि वो प्रेसिंग मशीन से मुताल्लिक बात कर रहा है। अब हमने अपना सारा फोकस प्रेसिंग मशीन के ऊपर लेकर आना है कि प्रेसिंग मशीन हमने कब खरीदी थी। ये उसने लिखा हुआ है 50,000 रुपये में खरीदी थी जनवरी के महीने 2016 में, और उसको रीवैल्यू किया था कब 30 जून 2018 को। रीवैल्यूड अमाउंट वॉज 60,000। ये उसकी फेयर वैल्यू उसने बताई हुई है कि 60,000 है। बात यहां तक काबू में आती है। इसके लिए आपने एक वर्किंग बनाई, वो ये कि जो मशीन प्रेसिंग मशीन, मैं फालतू रब कर रहा हूँ चीजें ताकि आपका फोकस ना खराब हो। जो प्रेसिंग मशीन आपने जनवरी 2016 में खरीदी थी उसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपये। अब ये वर्किंग आप सबको मालूम है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सादा बिल्कुल बच्चों वाली बात है। आपने सवाल को ब्रेक डाउन किया। सादा बात है कि 50,000 रुपये में जो मशीन खरीदी थी वो पहला साल जो खत्म हुआ उसका 30 जून 2016, उसमें वो डेप्रिसिएट हुई 10% 6/12 के हिसाब से, और अमाउंट उसकी बनती है 2,500 रुपये। ठीक है, वो हमने उसकी 2,500 रुपये की अमाउंट वर्कआउट कर ली। चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है, हम अकाउंटिंग कर रहे हैं 30 जून 2018 की, तो दरमियान में 30 जून 2017 का भी एक साल आता है। 30 जून 2017 के साल में वो मशीन हमारे पास मजीद 10% डेप्रिसिएट हुई, तो ये 5,000 रुपया उसकी डेप्रिसिएशन हमें यहां पर नजर आ गई। फॉलो करते हैं इस बात को भी। उसके बाद क्या हुआ, हमारे पास 30 जून 2018 आ गया। अब जब 30 जून 2018 आया तो आपने
उस मशीन को दोबारा से डेप्रिसिएट करना है, क्योंकि वो मशीन अभी भी हमारे इस्तेमाल में है और वो रीवैल्यू हो रही है 30 जून 2018, ये डेट लिखी हुई है। आप यहां से लेकर यहां तक इसकी जो है ट्रांसलेशन कीजिए उर्दू में, तब आपको बात सही समझ आएगी। मैं यहां पर रुक रहा हूं। कह रहा है 29 जून 2018 कॉमा, इसका मतलब है इस कॉमा का, अ टैबलेट प्रेसिंग मशीन जो कि खरीदी थी कॉस्ट पर 50,000 रुपए में कॉमा, इन एक्सचेंज फॉर अनदर मशीन इन 2016 कॉमा वॉज रीवैल्यूड। अब बात क्या कहना चाह रहा है? वो बात ये कहना चाह रहा है कि 30 जून 2018 को हमने रीवैल्यू किया। इस कोमा और दरमियान में उन कोमा को अगर हम ब्रैकेट कर लें, ना पढ़ें, तो कहता है 30 जून 2018 को एक मशीन रीवैल्यू की है हमने। कौन सी मशीन? जो हमने खरीदी थी जनवरी 2016 को 50,000 रुपए में, ठीक है। और वो मशीन है जिसने डेप्रिसिएट होना है 10%। ये तर्जुमा बहुत जरूरी है, अदरवाइज समझ नहीं आने की क्या बात हो रही है। मैं यहां पर रुक रहा हूं, अगर नहीं समझ आ रही तो आप मुझसे पूछें। और इसको बिल्कुल आप आसान अंदाज से लें, मुश्किल समझकर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आसान अंदाज से लीजिए इसको, समझे कि इंतहाई आसान सवाल है और आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब मैं इसे फिर से उर्दू में बोल रहा हूं। आपने एक मशीन खरीदी थी जनवरी 2016 में 50,000 रुपए की, जिसने हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड पे 10% डेप्रिसिएट होना था। उस मशीन को 30 जून 2018 की तारीख पे आपने रीवैल्यू किया है 60,000 रुपए पर। अब मुझे बताइए कि क्या ये सारी की सारी वर्किंग काबू में आती है या नहीं? इस पर आप कैलकुलेटर निकालेंगे, काम करेंगे, तो मुझे लगेगा कि आपकी नियत है पास होने की। अगर आप सिर्फ अपने आंखों के डेलों को घुमा के इसको देखकर समझने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगेगा आपकी नीयत है फेल होने की। बहुत वाज़ेह अल्फाज में बातें करता हूं। कैलकुलेटर पकड़ो एंड टेक योर टाइम, वर्कआउट करो। 6 महीने की डेप्रिसिएशन, फिर 1 साल की, फिर 1 साल की, और फिर देखो कि उसकी नेटबुक वैल्यू क्या बनती है और उसकी रिवैल्यूएशन सरप्लस क्या बनता है। सादा बात है, आसान बात है। वर्कआउट करो, अपनी कॉपी पेंसिल निकालो, लिखो इसको। स्ट्रेट लाइन मेथड में इस तरह भी करते हैं ना कि इक्वली नंबर ऑफ ईयर्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम एग्जैक्टली ऐसा ही कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि ये 50,000 रुपए की कॉस्ट की मशीन, उसको 10 सालों पर डिवाइड कर रहे हैं। उसकी डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर बनती है 5,000 रुपए। पहले साल वो 6 महीने इस्तेमाल हुई, लिहाजा पहले साल की डेप्रिसिएशन बनती है 2,500 रुपए। तो पहले साल में 2,500 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी और अगले 2 सालों में 5,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। ये बात फॉलो की? क्योंकि पहले वो 6 महीने इस्तेमाल हुई है ना, उसके बाद पूरा साल। देखो 30 जून 2017 को पूरा साल गुजर गया, फिर 30 जून 2018 को पूरा साल गुजर गया, तो ये आपकी पूरे साल की डेप्रिसिएशन, ये पहले 6 महीने की डेप्रिसिएशन 50,000 की कॉस्ट में से निकली, 12,500 की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, तो हमारी नेट बुक वैल्यू आ गई 37,500। तो 30 जून 2018 को 37,500 की नेट बुक वैल्यू पर जो मशीन मौजूद थी उसको फेयर वैल्यू 60,000 पर लेकर आए, तो हमें रीवैल्यूएशन सरप्लस मिल गया 22,500 का। फॉलोड? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं इन आइसोलेशन जो बच्चे रीवैल्यूएशन सरप्लस से डर रहे हैं अभी तक, उनके लिए मैंने
ये दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करने की बात की है। इन आइसोलेशन इसकी अकाउंटिंग करते हैं हम। इन आइसोलेशन इसकी जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो वो कुछ यूं बनेगी कि मेरे पास प्रेसिंग मशीन एक पीपीई है जो 1 जुलाई 17 को ब्रॉड फॉरवर्ड हो रही है 50,000 रुपए की। एम आई राइट? और यही प्रेसिंग मशीन मेरे पास इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट प्रेसिंग मशीन का 1 जुलाई 17 को ब्रॉड फॉरवर्ड शो कर रहा है 7,500 रुपए। बताओ ये बात समझ में आती है? ना समझ आने पे मुझसे पूछना है, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं इस सवाल को सिर्फ इसलिए कि कुछ बच्चे अभी भी कंफ्यूज चल रहे थे। हाँ शाबाश। ये बेटे जान 7,500 ये वाला है, उसकी 30 जून 2017 तक की डेप्रीसिएशन। ठीक है, पहले 2,500 और फिर 5,000। ये पिछले सालों की डेप्रीसिएशन, क्योंकि खरीदा तो बचपन में हुआ। कब? 1 जनवरी 2016 को खरीदा था ये एसेट। 30 जून 2016 को ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ, फिर 30 जून 2017 को ब्रॉड फॉरवर्ड मींस कैरी फॉरवर्ड हुआ। तो 30 जून 2017 को कैरी फॉरवर्ड हुआ, वो 1 जुलाई 2017 का ब्रॉड फॉरवर्ड यहां नजर आ रहा है। तो ये पिछले सालों में डेप्रिसिएट हुआ ना, उसकी भी कैरी फॉरवर्ड होकर तो अब ब्रॉड फॉरवर्ड 7,500 नजर आ रहा है। ये बात समझ में आ गई? अब किसी तेजी में तो नहीं मैं आगे जा रहा। ठीक है, अब क्या हुआ? अब यहां पर 30 जून 2018 को हमने इस एसेट को मजीद डेप्रिसिएट किया, तो हम अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करते हैं? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एंड एक्यूमुलेटेड क्रेडिट, ये वाली डेप्रिसिएशन की एंट्री पास करते हैं। मैंने कहा मैं इन आइसोलेशन अकेले एक आइटम की अकाउंटिंग कर रहा हूं इस वक्त, 3 की इकट्ठी इसलिए नहीं कर रहा कि वो कंफ्यूज कर रही थी आपको। अब क्या हुआ, हमने इस एसेट को रीवैल्यू जब करना होता है तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन उसकी जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है उसको ट्रांसफर किया जाता है पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एसेट के अकाउंट में। इस डेट पर इसकी 30 जून 18 को पीपीई में जो ट्रांसफर होने की अमाउंट होगी वो 12,500 रुपया होगी। तो हम पीपीई में 12,500 ट्रांसफर करेंगे यहां से यहां पर। और ये 30 जून 18 को ये बात हो रही है, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन से फिगर इधर आ रही है। अब अगला मरहला आता है इसके फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का, यानी कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का। रीवैल्यूएशन सरप्लस फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट ही है ना, कि इसको फेयर वैल्यू पर लेकर आना है। इस एसेट की फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताई है कि 30 जून 18 को इसकी कैरी फॉरवर्ड अमाउंट फेयर वैल्यू के बराबर हमें रखनी है, जो कि 60,000 है। ये कहां पर बताया? ये क्वेश्चन में उसने पैराग्राफ में ये बात बताई थी। भाई कि ये वाला एसेट हमारा यहां पर ये जो एफवी मैंने लिखा था 60,000 रुपए, द रीवैल्यूड अमाउंट वो 60,000 रुपए। ठीक है, फॉलोड? एक क्वेश्चन में उसने हमें बताया। ओके, 60,000।
लिहाजा हमने वो 60,000 यहाँ पर लिख देना एसेट के अकाउंट में। ये वाला एसेट मैंने 60,000। अब ऐसा करने की वजह से मेरा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लेजर अकाउंट नील हो जाता है, ठीक बात। और मेरा एसेट का अकाउंट मुझे बढ़ाना पड़ता है। मुझे यहाँ पर चाहिए 72,500, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा मुझे? 22,500 से। किस तारीख को? 30 जून 18 को। और ये 30 जून 18 को ये फिगर कहाँ जाएगी मेरी? रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगी। लिहाजा मैं इंडिपेंडेंटली इन आइसोलेशन इसका अगर लेजर अकाउंट बनाऊंगा तो वो रीवैल्यूएशन सरप्लस प्रेसिंग मशीन का लेजर अकाउंट कहलाएगा। उसमें मैं इसको शो करूंगा रीवैल्यूएशन सरप्लस प्रेसिंग मशीन का। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस है। 30 जून 18 को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट हो रहा है और रीवैल्यूएशन सरप्लस 22,500 से क्रेडिट हो रहा है। लिहाजा ये फिगर मेरी अब यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड के तौर पर 30 जून 18 को 22,500 नजर आएगी, क्योंकि आज ही के दिन इसको रीवैल्यू किया। आज के बाद इसकी कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुई, लिहाजा एक्सेस डेप्रिसिएशन का सवाल पैदा नहीं होता। कुछ स्टूडेंट इस बात पर कंफ्यूज होते हैं कि सर कभी तो किसी साल में एक्सेस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट लेते हैं, किसी साल में नहीं लेते। भाई बड़ी सादा सी बात है, हमने अभी तो रीवैल्यू किया, अभी तो पैदा हुआ है, ठीक है। साल गुजरेगा तो केक काटेंगे ना, पैदाइश पर तो केक नहीं काटते ना, वो तो देगे चढ़ाते हैं। फिर देख चढ़ाइए हमने रीवैल्यूएशन सरप्लस बनाया है, ठीक है। केक काटने का मतलब क्या होता है? जिंदगी का एक साल कट गया, ठीक है। तो उसकी जिंदगी का एक साल काटेंगे। जब साल खत्म हो जाएगा तो एक्सेस डेप्रिसिएशन तो साल जब उसके रीवैल्यू किए हुए को खत्म हो जाएगा तब जाके एक्सेस डेप्रिसिएशन की बात आएगी ना। अभी तो ताजा ताजा रीवैल्यू है। जो मैं कहना चाह रहा हूं समझ आ रही है? लो बेटे जी, ये 30 जून 2018 एक आइटम को मैंने फारग कर दिया। ये कौन सी आइटम है? प्रेसिंग मशीन, ठीक बात। अब आइसोलेशन में ही आप सीलिंग मशीन को देख लीजिए। उसके बाद मैं इनको क्लब करूंगा, जो मैंने इधर किया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त मैंने क्लब किया। मैंने अलग अलग क्यों आपको समझा रहा हूं? ताकि आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाए। ये आसान वाली बात थी प्रेसिंग मशीन, सबसे पहले मैंने ये आपको बताई। नहीं समझ आई इसमें कोई एक बात भी तो मुझे बता दो, क्योंकि ये इंतहाई बेसिक रीवैल्यूएशन है। ये इंतहाई बेसिक, इसमें कोई एक्सेस डेप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी नहीं आ रहा और इसके अंदर कोई दूसरी तीसरी बात नहीं आ रही। बड़ी सादा सादा सी बात है, ना ही कोई रिवैल्यूएशन लॉस आ रहा है। बड़ी सादा सादा सी बात है कि एक एसेट जिस दिन रीवैल्यू किया जाता है उस दिन उसकी तमाम पुरानी डेप्रिसिएशन ट्रांसफर की जाती हैं पीपीई के अकाउंट में, और फिर उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड जो उसकी बनती है रीवैल्यूएशन उसकी अकाउंटिंग की जाती है। अपवर्ड रीवैल्यूएशन की अकाउंटिंग में उसको रीवैल्यूएशन सरप्लस में क्रेडिट किया जाता है एसेट को डेबिट करके, और डाउनवर्ड में प्रॉफिट लॉस में डेबिट किया जाता है एसेट को क्रेडिट करके। क्योंकि डाउनवर्ड में लॉस होता है ना, वो लॉस जो है वो एक्सपेंस में पैदाइश पर पहला, मैं पहली बात कर रहा हूं, दूसरी बात नहीं। अभी मैं अकाउंटिंग रीवैल्यूएशन की करवा रहा हूं आपको, पैदाइश जिस दिन हो रही है उसकी रीवैल्यूएशन की। जो कहना चाह रहा हूं समझ आ रही है? अपने ज़हनों को मेरे अल्फाज के साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए। रीवैल्यूएशन की पैदाइश का मतलब क्या है कि वेरी फर्स्ट टाइम वो एसेट रीवैल्यू होने जा रहा है, वेरी फर्स्ट टाइम। पहले से वो रीवैल्यूएशन एग्जिस्ट नहीं करती थी उसकी,
वेरी फर्स्ट टाइम जब एसेट रीवैल्यू होगा, मैं को तीसरी मरतबा अभी पिछले 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ ये बात। पहली मरतबा जब एसेट रीवैल्यू होगा, अपवर्ड होगा, तो एसेट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन सरप्लस को इक्विटी में क्रेडिट करेंगे थ्रू ओसीआई। ओसीआई एक राहदारी का नाम है, वहां से गुजरता हुआ इक्विटी में जाता है। आपने इक्विटी में देखा रीवैल्यूएशन सरप्लस इक्विटी में नजर आता है। अगर पहले दिन पैदाइश पर रीवैल्यूएशन लॉस होता है तो हम एसेट को क्रेडिट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस को एक्सपेंस में उसको डेबिट करते हैं। लॉस को कोई ओसीआई के जरिए से नहीं हो जाता, वो डायरेक्टली लॉस को हिट करता है, कहीं इक्विटी में नहीं जाएगा पैदाइश पर अगर ये लॉस हुआ है। ये मैं दोबारा बोल रहा हूं, इंतहाई सादा कॉन्सेप्ट है रीवैल्यूएशन का। समझ आ गया सबको? ये बेस है, ये बुनियाद है इसकी। अब मैं आगे चलने लगा हूं। अब जो सीलिंग मशीन का इसने इसी एक सवाल में तज़किरा किया है वो कॉम्प्लेक्स करेगा आपको, क्योंकि उसमें मैथमेटिक्स भी आएगा, उसमें गेन भी आएगा रीवैल्यूएशन का 1 साल में, और फिर 1 साल में लॉस भी आएगा उसके अंदर। तवज्जो में रहिएगा। और उसमें रिवर्स कैलकुलेशन भी वो करवाएगा। जो मैथमेटिक्स आएगा वो इसीलिए आएगा क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन करवा रहा होगा वो आपसे। आइए देखते हैं, आइसोलेशन में देखते हैं। अभी मैं क्लब नहीं कर रहा, अब मैं बातें करने जा रहा हूं सीलिंग मशीन की। तो बेटे जान, सीलिंग मशीन के लिए मुझे सीलिंग मशीन का लेजर अकाउंट चाहिए होगा। ये मुझे थोड़ा सा लंबा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि उसने कहा है कि सीलिंग मशीन हमने जुलाई 2016 में खरीदी थी और हर साल रीवैल्यू हो रही है, तो मुझे हर साल उसकी रीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट दिखाना होगा। आप नंबर 2 को इन आइसोलेशन लीजिए, भूल जाइए कि इसी सवाल का हिस्सा है, समझिए कि एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं, तब ज्यादा अच्छी समझ आएगी। ओके? और जो बच्चे ये ज़हन में डिप्रेशन लेके बैठते हैं कि यार पूरे 1.5 घंटे में एक सवाल हुआ तो एग्जाम में क्या होगा, अल्लाह ताला उनको माफ करे, क्योंकि मैं एग्जाम सॉल्व नहीं कर रहा। ठीक है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। एग्जाम में यही वाला क्वेश्चन आपने 20 मिनट में सॉल्व करना है, कर सकते हैं इंशाल्लाह। इसलिए ऐसे डिप्रेशन से अपने आप को तंग ना करें जो कि महज आप लोगों को शैतान ज़हन में डाल रहा है। जो रीवैल्यूएशन सरप्लस होता है वो अदर इनकम में जाएगा? नहीं बेटे, मैंने कहा इक्विटी में जाएगा, ओनर्स इक्विटी में। आप ओनर्स इक्विटी में शो करते हैं ना उसको। देखो बेटे हबीब, दोबारा से मुझे पहले तो बात अच्छा लगा कि आपने सवाल किया, ना सवाल करते तो ये सवाल आपके ज़हन में खराब करता आपको, इसलिए मैं इनकरेज करता हूँ जरूर सवाल करो। देखो ना, एक छोटी सी बात जो मैं बार बार बोल रहा हूँ वो अभी नहीं क्लियर हुई भी। अब लग ये रहा है हबीब को कि एसेट बड़ा है तो हमें तो इनकम हुई है, लिहाजा प्रॉफिट लॉस में इनकम में नजर आना चाहिए, जबकि IAS 16 कहता है जब एसेट बढ़े तो उसको डायरेक्टली इनकम में ना लेकर जाएं बल्कि अपनी ओनर्स इक्विटी बढ़ा दें, क्योंकि इनकम ने भी तो बाद में प्रॉफिट का हिस्सा बनना है और प्रॉफिट ने जाके ओनर्स इक्विटी में ऐड होना है। वो कहता है जब एसेट अपवर्ड रीवैल्यू होता है तो उसको डायरेक्टली ओनर्स इक्विटी में लेकर जाएं। ठीक है, ये वो वजह है कि जब स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाते हैं तो उसमें रीवैल्यूएशन सरप्लस आपको एक अलग से कॉलम नजर आता है। वो रीवैल्यूएशन सरप्लस एक ओनर्स इक्विटी की फैमिली का मेंबर होता है, वो इनकम्स की फैमिली का मेंबर नहीं है। अब यहां से एक और बात क्लियर कर लो, 5 फैमिलीज है ना, एक एसेट की फैमिली है, एक्सपेंसेस की फैमिली है, ओनर्स इक्विटी की फैमिली है, लायबिलिटी की फैमिली है, इनकम की फैमिली है। ये 5 खानदान है। रीवैल्यूएशन सरप्लस किस खानदान का चश्मो चुराग है? ओनर्स इक्विटी के खानदान का चश्मो चुराग। रीवैल्यूएशन लॉस किस खानदान का चश्मो चुराग है? एक्सपेंसेस के खानदान का। शाबाश, समझ आ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? शाबाश, आगे चलते हैं। अब ये इंडिपेंडेंटली देखें तो वो कहता है इसमें सारी की सारी बात नंबर 2 के अंदर लिखी हुई है, हमने यहीं से बात उठानी है। पूरा क्वेश्चन है, हमें कहीं और देखने की जरूरत नहीं है, पूरा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मशीन थी
जिसका नाम सीलिंग मशीन, हमने इंपोर्ट की थी जापान से जुलाई 2016 में। एक बात याद रखिएगा, जब तारीख ना दी हो तो उसको यकम तस्वुर किया जाए। जुलाई 2016 में हमने उसको इंपोर्ट किया था और उस मशीन को आज 30 जून 2018, कितने साल हो गए? 2 साल हो गए। जब हमने इंपोर्ट किया था तो उस मशीन की हमने जो है कॉस्ट 1 लाख रुपया डिटरमिन की थी और उसकी यूजफुल लाइफ हमने 10 साल डिटरमिन की थी। ये बातें समझ में आ रही हैं बेटे? अब आज 30 जून 2018 को उसकी फेयर वैल्यू 60,000 रुपया है और आज 30 जून 2018 को उसकी रीवैल्यूएशन सरप्लस में 20,000 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है, द रीवैल्यूएशन सरप्लस शोज 20,000 मशीन इन रिस्पेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ द मशीन। नहीं, ये हमें यहां से निकाल, हमें उसने थोड़ा सा पहले बता दिया हुआ है। ठीक है, ये बात समझ लो कि इंडिपेंडेंट से पीछे कुछ थोड़ी सी बात हो गई है पहले कि 10 साल मशीन की यूजफुल लाइफ होगी, 10% उसकी 10% डेप्रिसिएशन रेट की वजह से हमने उसकी यूजफुल लाइफ, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड में 10% रेट है तो उसका मतलब है यूजफुल लाइफ 10 साल है। 5% रेट है तो यूजफुल लाइफ 20 साल है। 20% रेट है तो यूजफुल लाइफ 5 साल है। सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल। 100 को 20 से डिवाइड करते तो 5 आएगा, 100 को 10 से डिवाइड करते तो 10 आएगा। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला 1 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ इंटू 100 आप जब कर रहे हैं तो आपको मालूम हो जाता है कि परसेंटेज क्या है। उसको रिवर्स वर्कआउट करेंगे तो मालूम हो जाएगा कि ईयर्स कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेप्रिसिएशन रेट 33.33% है तो यूजफुल लाइफ कितनी है? 3 ईयर्स जुबानी। ठीक है ना, क्योंकि 33.33 का मतलब 1/3 है ना, तो 3 ईयर्स उसकी जिंदगी है। अगर डेप्रिसिएशन 25% है तो यूजफुल लाइफ कितनी है? 4 साल। समझ के बात को ना। अब अगर उसकी डेप्रिसिएशन 10% है तो 100 का 10वां हिस्सा उसकी डेप्रिसिएशन है तो उसकी जिंदगी कितनी है? 10 साल। तो यहां से हमने उसकी यूजफुल लाइफ को वर्कआउट किया। अच्छा, अब यहां से ना एक और बात को यूं भी समझ लीजिए कि हमें ये 20,000 रुपया जो दिया हुआ है उसका रीवैल्यूएशन सरप्लस 30 जून 2018 को दिया हुआ है और ये मशीन जो है वो 60,000 की डी वैल्यू हुई है 30 जून 2018। अब हमें देखना ये है कि ये काम किस तरह से आगे बढ़ेगा। उसके लिए हम अब ये वर्किंग करेंगे। सीलिंग मशीन, पीपी एसेट के तौर पर, सीलिंग मशीन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के तौर पर, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है सीलिंग मशीन का, और ये पीपीई है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सीलिंग मशीन का। असूलन तो मुझे लिखना चाहिए था प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विद इन ब्रैकेट एसएम लिखना चाहिए था, लेकिन चूंकि एक गलतुलाम ऐसा चल रहा है कि मशीन का पूरा नाम लिखा जाता है, उसे एक्यूमुलेटेड लिखा जाता है, इसलिए मैंने इशारा किया। और मैं इसको नीचे इसलिए लिख रहा ताकि हमें ये एक ही नजर में दिखाई दे तीनों चीजें, इसलिए मैं इसको सामने ही लिख रहा हूं। रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट। ठीक है, ये किसका रीवैल्यूएशन सरप्लस है? क्योंकि पहले भी हमने एक बनाया था, उससे अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट है सीलिंग मशीन का। अब उसने हमें बैलेंसेस दिए हुए हैं।
ये हमें मशीन का बताया हुआ 1 जुलाई 16 को हमने खरीदी थी, उसकी कॉस्ट 1 लाख रुपया। जो जो अमाउंट जहां जहां पर जाना चाहिए वहां वहां पहुंचा दें पहले, ताकि जिंदगी आसान हो। ठीक है, हमारे पास ये पहला साल खत्म हुआ, तो 30 जून 17 पर कैरी फॉरवर्ड आता है और 1 जुलाई 17 को इसका ब्रॉड फॉरवर्ड आता है और 30 जून 18 को इसका कैरी फॉरवर्ड आता है। अब उसने हमें ये बताया हुआ है कि ये कैरी फॉरवर्ड जो है उसका फेयर वैल्यू 60,000 रुपये होना चाहिए। ये रकम जिसने बताई है, अगेन इसका भी नंबर मिलेगा। बजाय सोचते रहे कि यार अब क्या करूं, जो चीज जहां जाती है वहां पर फेंक दो उसको। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में इस सवाल में वो खामोश है। ठीक है, क्योंकि इस सवाल में उसने 1 लाख रुपया दिया हुआ है और 60 दिया हुआ है और 20,000 हमें ये दिया हुआ है इसका कि रीवैल्यूएशन सरप्लस में वो कह रहा है कि 20,000 रुपया पड़ा हुआ है आपके पास। रीवैल्यूएशन सरप्लस में 30 जून 18 को हमारे पास कैरी फॉरवर्ड में 20,000 पड़ा हुआ है, ये कहना चाह रहा है। अब आपको मालूम है कि ये एसेट 10% डेप्रिसिएट होता है। तवज्जो नहीं होगी ना तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। मेहरबानी, मेरे क्लास में बैठने का मतलब मेरी क्लास में बैठे हैं। ये एसेट 1 लाख रुपए का आपने खरीदा था और 10% डेप्रिसिएट हो रहा था, मींस हर साल 10वां हिस्सा डेप्रिसिएट हो रहा है। मैं पहले तो आपको कहूंगा दोबारा से इस क्वेश्चन में इन हो जाए दोबारा से इस क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ इस पार्ट के अंदर, और मुझे बताएं कि पहले साल ये एसेट कितना डेप्रिसिएट होगा। सब इस पे कॉन्फिडेंट है कि पूरे साल की डेप्रिसिएशन ही होगी पहले साल में? क्यों? क्योंकि उसने 1 जुलाई का हुआ, जुलाई 16 और साल खत्म कब हो रहा है? जून को, तो इसका पूरा साल। तो हमारी यहां पर पहली डेप्रिसिएशन 30 जून 17 को डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की वजह से 10,000 नजर आएगी। एग्रीड? अच्छा, उसके बाद हमें ये मालूम है कि इस एसेट ने रीवैल्यू होना, हर साल उसने कहा कि हर साल ये एसेट रीवैल्यू होता है, कहा था कि नहीं? मैं दोबारा पीछे तो ना जाऊं। तो उसने कहा हर एनुअली, उसने लफ्ज लिखा था एनुअली डेप्रिसिएट होता है। अब एनुअली डेप्रिसिएट होने का एनुअली रीवैल्यू होता है, एनुअली रीवैल्यू होता है। एनुअली रीवैल्यू होने का मतलब क्या, जरा मुझे समझा दो। भी मैंने पीछे बेसिक में आपको बताया। पहली दफा 30 जून 2017 को नहीं, इससे पीछे एक और बड़ा मतलब है जो कि आपके ज़हन में फौरन आना चाहिए मुंह में। हर साल रीवैल्यू होता है, प्रोसेस क्या अपनाएंगे, क्या प्रोसेस अपनाएंगे? शाबाश, ये वो बात है कि ऑन द डेट ऑफ रीवैल्यूएशन उसकी सारी क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशंस को ट्रांसफर करेंगे पीपीई अकाउंट में। अब चूंकि हर साल हो रहा है तो हम जैसे ही इसको डेप्रिसिएट करेंगे, हम 30 जून को ये पीपीई में ट्रांसफर कर देंगे, यहां से उठाकर यहां पर 30 जून 17 को एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी। एग्रीड? अब ये एसेट कितने का रह गया? 90। हमें नहीं मालूम कि ये एसेट कितने से अपवर्ड पहुंचा, हमें नहीं मालूम।
अब यहां पर मैथमेटिक्स आएगा रिवर्स कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। अब यहां पर मैथमेटिक्स आएगा। दोबारा से क्वेश्चन में इन हो जाओ, अगर कहीं लॉस्ट हो तो मुझे बता दो। ऑनलाइन बच्चों समझ आ रही है बेटे? जी सर। यस सर। मुझे आपने बेटे शायद यार जब 1 मिनट रह जाएगा तो याद दिला देना कि जी मीटिंग एंड हो रही है, ताकि मैं फिर आपको दोबारा से लिंक भेजूं। ओके सर। ओके बेटा। अच्छा, दोबारा से इन हो जाओ इसके अंदर और मुझे बताओ कि हम कैसे अब आगे बढ़ सकते हैं, या इसका एक और तरीकेकार ये भी हो सकता है एग्जामिनेशन इन्वायरमेंट के अंदर कि बगैर अमाउंट्स के जो होना है उसका डेबिट क्रेडिट पूरा कर लो। क्या होना है? होना ये है कि ये रीवैल्यूएशन सरप्लस पीपी से इधर आना है 30 जून 17 को, ठीक है, क्योंकि उसने कहा हुआ कि सरप्लस है, उसने इशारा दिया ना सरप्लस है। सरप्लस है का मतलब क्या है कि पहली मुठ पर रीवैल्यू करने से सरप्लस ही हुआ था, वो सरप्लस इधर आना है। वो 20,000 में क्यों नहीं लिख रहा, मैं अभी आपको याद दिलाता हूं क्यों नहीं लिख रहा। ये यहां पर रीवैल्यूएशन सरप्लस में एक फिगर आनी पीपीई से, और यहां पर 30 जून 17 को एक फिगर जानी है रीवैल्यूएशन सरप्लस अकाउंट के अंदर। कितनी जानी है मालूम नहीं, एक तो ये काम कर लो ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ भाई ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन टाइम ना होने की वजह से नहीं कर सका। टिप दे रहा हूं आप लोगों को, एग्जामिनेशन कैसे पकड़ना। एग्जामिनर को पता चले, पास होने की नीयत से अगर बैठे हैं तो बहुत अहम बातें हो रही हैं। एग्जामिनर को पता चले कि यार बच्चा पढ़ा लिखा है, वो यहां से जज करता है। मैं बीइंग एग्जामिनर एक बात कर रहा हूं आपको, जब मैं पेपर मार्क कर रहा होता हूं तो मैं जज कर रहा होता हूं कि बच्चे की सोच कहां जा रही है। एग्जामिनर को पता होता है कि बच्चे की सोच कहां जा रही है, पक्का पता होता है उसको। अब आपने जब ये लिख दिया तो एग्जामिनर को पता चल गया। अब इसके ऊपर एक और बड़ी फनकारी आप ये करें, जो अच्छी वाली फनकारी के लफ्ज में कह रहा हूं, इधर आप वर्किंग रेफरेंस दे दें कि जी ये मैंने वर्किंग 1 से उठानी है फिगर। जब काम करेंगे तो उसको वर्किंग 1 का रेफरेंस देके कर देंगे, ताकि एग्जामिनर ये कहे कि हाँ यार इसको वर्किंग करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन इसको पता है कि ये एक वर्किंग बेस्ड फिगर आनी है। आगे बढ़ता हूं। ऐसा कर चुकने के बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस आपको 30 जून को, क्योंकि ये पैदाइश है ना इसकी, 30 जून पैदाइश है ना इसकी, एक फिगर देगा। और एग्जैक्टली वही फिगर आपने 1 जुलाई 17 को ब्रॉड फॉरवर्ड करनी है, दूसरे साल का आगाज हो गया। अब वो वाली फिगर नीचे लेकर आनी है, हमें नहीं पता अभी तक कितनी। अब अगली बात जो एग्जामिनर बड़ा अप्रिशिएट करेगा आप इस बात को, आपको ये मालूम है कि साल गुजर गया, 30 जून 18 को साल गुजर गया। ये एसेट 30 जून 18 को डेप्रिसिएट होगा ना। जब डेप्रिसिएट होगा तो एक्सेस डेप्रिसिएशन जाएगी, और फौरन अपने दिमाग में लेकर आओ कि यार एक्सेस डेप्रिसिएशन की तो अकाउंटिंग एंट्री हमने पढ़ी हुई है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट करके रिटेन्ड अर्निंग्स को क्रेडिट करते हैं। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस के डेबिट में रिटेन्ड अर्निंग लिख दो। एग्जामिनर बहुत खुश होगा इस बात पे। और कहो कि जी इसके लिए वर्किंग 2 देखें। ठीक है, फॉलो। अब आप मुझे बताइए, जब ये एसेट 1 लाख का खरीदा था तो उसकी रिमेनिंग जिंदगी कितनी थी? 10 साल। वो तारीख क्या थी? 1 जुलाई 2016। जब ये 1 सालगिरह पूरी कर गया तो डेट आई 1 जुलाई 2017। अब उसकी जिंदगी कितने साल है? 9 साल। और जब वो 2 साल पूरे कर गया तो उसकी जिंदगी कितने साल है? 8 साल रहेगा। फॉलोड।
अब आप भले वर्किंग 2 लिख के पहले करते हैं, जरूरी नहीं है कि जी आपने पहले वर्किंग 1 नहीं करनी है, वर्किंग 2 पहले करते हैं, कोई बात नहीं। आपने रेफरेंस दिया हुआ वर्किंग 2 को ही देखेगा वो, ये भी एक अहम बात है। आपने इधर वर्किंग के आगे स्टार डाला, इधर वर्किंग के स्टार डाल दें, गिनती भी लिखने की जरूरत नहीं है। उधर वर्किंग के आगे ए लिखा, इधर वर्किंग के आगे ए लिख दें, 1 2 भी लिखने की जरूरत नहीं है, उसने रेफरेंस देखना है कि क्या है। अब ये जो 20,000 है, ये वो रकम है जिसमें आप एक्सेस डेप्रिसिएशन माइनस कर चुके हुए हैं। आप मुझे बताइए, अगर यहां पर आपको रकम मालूम होती तो यहां पर रकम जो मालूम होती उसको डिवाइड करते रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे, यस और नो? वो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपने भी नहीं बोला। मैं आपको टाइम दे रहा हूं सोचने के लिए, इसलिए मैंने अब्बास को, जिनको पता है वो जरा खामोश रहें, बाकी बच्चे सोच कर जवाब दें, और मुझे उम्मीद है सोच कर जवाब देंगे तो ठीक जवाब देंगे। इसको रिमेनिंग यूजफुल लाइफ पे डिवाइड करना हमने सीखा हुआ ना एक्सेस डेप्रिसिएशन के लिए। यहां पर उसकी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी होती, सोच कर जवाब। दोबारा से ये देख लें कि यकम जुलाई को उसकी यूजफुल लाइफ थी 10 years। सर 8 साल बचती। दोबारा से बेटे सोच लो, ये है यकम जुलाई 2016, ठीक है, और ये है यकम जुलाई 2017। तो यकम जुलाई 2016 को अगर उसकी जिंदगी 10 साल है बाकी, तो यकम जुलाई 2017 को उसकी बाकी जिंदगी कितनी होनी चाहिए? एग्रीड, शाबाश। ये होती 9 years। अब मुझे बताइए कि 30 जून को जो बैलेंस आया हुआ है उसने, अगर मैं नीचे उतारूं इस बैलेंस को, तो ये डेट क्या बन जाएगी? यकम जुलाई 2018 बन जाएगी। तो ये फिगर अगर मैं यहां पर नीचे उतारूं तो इसकी रिमेनिंग लाइफ क्या बनेगी? शाबाश। तो इसका मतलब है कि 20,000 रिप्रेजेंट कर रहा है 8 सालों को। राइट? तो यहां पर मैथमेटिक्स आता है कि अगर 20,000 8 सालों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 9 सालों को कौन सी रकम रिप्रेजेंट करती? इसके लिए मुझे चाहिए वर्किंग 2। मैं कहता हूं कि 20,000 अगर 8 सालों को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 9 सालों को कौन सी रकम रिप्रेजेंट करती? 22,500। बताओ बेटे, वर्किंग 2 समझ आ गई है ना? ये वही फ्रैक्शन वाला फार्मूला जो मैं आपको बताता होता हूं कि एब्सोल्यूट अमाउंट को उसकी अपनी फ्रैक्शन से डिवाइड करें, और जो रिक्वायर्ड है, अब अपनी फ्रैक्शन उसकी 8 साल है ना, क्योंकि एब्सोल्यूट अमाउंट तो 20,000 दी हुई है, और जो ब्लैंक है वो 9 सालों की है जो हमें नहीं मालूम, वो मिसिंग है। तो मिसिंग इंफॉर्मेशन की फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करें, तो उसको मल्टीप्लाई किया उसके साथ, so what we got is 22,500। तो बेटे जान, ये 22,500 आपको यहां पर इंफॉर्मेशन मिलती है जो यहां से नीचे आई, क्योंकि ये और वो सेम ही होनी चाहिए ना। तो ये हमने वर्किंग 2 का रेफरेंस आपने से कैलकुलेट की, क्योंकि वर्किंग 2 में ही, या आगे आप वर्किंग 3 का एक रेफरेंस कर लें। वर्किंग 3 में अब आप एक देख रहे हैं
कि आपकी एक्सेस डेप्रीसिएशन क्या है, वो अब आप क्या करेंगे, इस 22,500 को डिवाइड बाय 9 करेंगे। ठीक है, ये वर्किंग 3 आप ले लीजिए, 22,500 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि इसने अब 9 ईयर्स पे डिवाइड होना है, डिवाइडेड बाय 9 ईयर्स 2,500, ये 2,500 बेटे आपका, इसको आप वर्किंग 3 कर लीजिए ताकि कोई इशू ना। एग्रीड। अब सवाल चल पड़ा आगे, पैदाइश उसकी, इसका मतलब 22,500 पे हुई थी। ठीक है, ये आपकी वर्किंग किस तरीके से आप नजर आएगी, ये इस तरह से नजर आएगी कि आप कहेंगे कि हमारा ये एसेट रीवैल्यूएशन सरप्लस में 22,500 से जो क्रेडिट हुआ है एसेट को डेबिट हो गया। शायद यार भी जन्म मगन हुआ था, वो भी भूल गया मुझे बताना। ओके, अच्छा बेटा जी, अब हुआ ये कि हमारे पास ये एसेट जो रीवैल्यू हुआ था उसकी हमें मालूम हो गई, आ जाए कंप्यूटर की हाँ, उसकी हमें कैरिंग अमाउंट अब यहाँ पे मालूम होगी, क्या बनेगी, 1,22,500 माइनस 10,000, 1,12,500। कम ऑन, ठीक है बेटे। अब वो 1,12,500 मेरे पास अगले साल में, ठीक है, अब ये फिगर सारी पूरी होनी शुरू होगी ना हमारी। अब अगले साल में पहुंचा 1 जुलाई 2017 को 1,00,000, 1,12,500। अब इसका 10%, इसका रिमेनिंग लाइफ इसकी कितनी बनती है, इसको रीस्टार्ट करता हूँ, एक मिनट बैठे जरा, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ये हमारे पास 1,12,500 अब ये इस साल कितना डेप्रिसिएट होगा, इसकी डेप्रिसिएशन के अकाउंट में आप जब जाएंगे तो ये 12,500 की फिगर बनाई थी बेटे आपने, वो आप 12,500 की फिगर यहां पर लिखें 30 जून 2018 को, 30 जून 18 आपकी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस 12,500, और ये 12,500 अब आप ट्रांसफर करेंगे उधर, यही स्टेप है ना बेटे, यहां से इधर ट्रांसफर करें और फिर मुझे बताएं गेन और लॉस क्या है, जरा करें कैलकुलेटर पर, तो ये काम आप कर ही सकते हैं। 30 जून 18 को 12,500 आप ट्रांसफर करें पीपीई में,
my goodness, what's going on? उनका मसला हो गया। तो ये 12,500 will go up over here, 12,500, ये हमारा 30th जून 18 को यहाँ से कम्युनिटी डेप्रिसिएशन आई, और अब यहाँ पर हमें एक लॉस मिलेगा बेटे जी 30th जून 18 को, ये रिवैल्यूएशन लॉस है। Am I right? कितने का मिल रहा है? 40। Agreed? अब मुझे बताएं रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है मेरे पास? नहीं, इसका पड़ा हुआ है मेरी जान। इसके रिवैल्यूएशन सरप्लस में ये क्या नजर आ रहा है? 20,000 पड़ा हुआ है। नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है? रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना पड़ा हुआ है? 20,000 का। तो हम क्या कर रहेंगे, 40,000 को इस 20,000 के रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ सेट ऑफ करेंगे, और बाकी 20,000 को उठा के प्रॉफिट लॉस में लेकर जाएंगे। ये बात समझ आती है कि नहीं? यानी कि अगर तो पैदाइश पर होता लॉस तो सीधा कहां जाना था? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाना था, एज ए लॉस आइटम, एज ए फैमिली मेंबर ऑफ द एक्सपेंसेस। ठीक है, लेकिन अब ये चूंकि आपका सब्सिक्वेंट ईयर में लॉस हो रहा है, तो सब्सिक्वेंट ईयर में जब भी लॉस होगा तो एज ए फैमिली मेंबर ऑफ इक्विटी पहले मिटिगेट होगा, बाकी की जो अबव अमाउंट होगी इक्विटी को मीट करने के बाद वो प्रॉफिट और लॉस में जाएगी। ठीक है बेटे जी? तो बस ये एक पॉइंट आपने जहन में रखना है कि यहां पर अब आपको एक वर्किंग करना होगी। वो वर्किंग होगी इस 40,000 के लॉस को 20,000 की रिटेन ये रिवैल्यूएशन सरप्लस की इक्विटी के साथ मिटिगेट करना। बेटे जान, आपको सवाल में उसने बताया हुआ था कि इसका क्लोजिंग बैलेंस 20,000 है। हाँ, रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस मैं उसकी बात कर, 60,000 सवाल में बताया हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर 40,000 आ गई। जी बेटे देखो, आपको उधर इमेज नजर आ रहा है ना? देखो, ये जो हमें 60,000 का नजर आ रहा है कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, ये है सवाल में दिया हुआ। ठीक है, इस सवाल में जो 60,000 का बैलेंस दिया हुआ है वहां तक आने के लिए हमने बैलेंसिंग फिगर 40,000 वर्कआउट की। बेटे 1,12,000 डेबिट में है, उसमें से 60,000 लेस करो, 12,500 लेस करो, बैलेंसिंग फिगर है ना। कैलकुलेटर उठाओ, क्या लॉजिक नहीं समझ आई? अच्छा, मैं दोबारा से बोलता हूं। आपके पास एक एसेट है 112,500 का, ठीक है, 1,12,500 का एक एसेट है। उसके अगेंस्ट उसकी क्युमुलेटिव डेप्रिसिएशंस को नेट ऑफ करते हैं या नहीं करते हैं? वो कितनी है? नहीं, इस साल की 12,500 है बेटे। तो 112,500 में से 12,500 लेस करें, बाकी क्या बचता है? 100,000 ना। अब वो एसेट की नेट बुक वैल्यू 100,000 है, जबकि वो कह रहा है कि इस 100,000 की बजाय इसकी फेयर वैल्यू 60,000 रखो, तो डाउनवर्ड रीवैल्यू हो रहा है ना। तो चूंकि वो डाउनवर्ड रीवैल्यू हो रहा है, इसलिए 40,000 जो है वो आपका लॉस हो गया। तो जो 40,000 आपका लॉस है, उस लॉस को अगर पहले साल होता तो कहां लेके जाते? पीएन में।
अगर सब्सिक्वेंट ईयर में तो फिर हम देखेंगे कि क्या ऑलरेडी कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं पड़ा हुआ, उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को जीरो करना है। सरप्लस पड़ा हुआ 20,000, लॉस हुआ 40,000, तो सरप्लस मिटिगेट होने के बाद 20,000 प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस में जाएगा। ठीक है बेटे, समझ आ गया? इसको मैं बहरहाल यहां पर आपके साथ एक वर्किंग फॉर्म में लिख रहा हूं। रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्रेडिट बैलेंस हमारे पास 20,000 है और रिवैल्यूएशन लॉस ये नजर आ रहा है आप लोगों को? थोड़ा मैनेज कर लो। और रिवैल्यूएशन लॉस का डेबिट आपके पास 40,000 है, तो आपके पास नेट जो है, नेट जो लॉस है वो जाएगा, जो डेबिट इंपैक्ट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में 20,000। ये बात ठीक से समझ में आ गई? इतनी सी बात बस ध्यान में रख लीजिए, ये लास्ट पॉइंट था इसका। ओके, अब ये दो मशीन्स क्लब करेंगे। अब मैंने बाय द वे इसकी ऊपर सारी वर्किंग आपको ब्लैक इंक में जो नजर आएगी वो तीनों को इकट्ठा करके मैंने की हुई है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि इन दोनों को आइसोलेशन में पहले समझ लें आप। इस पे प्लीज बेटे मेहनत कर लो, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है कि आपके पूरे रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता है। सिर्फ अब एक कॉन्सेप्ट इसमें रह गया, जो वो आपका सब्सिक्वेंट आपकी जो लॉस से रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाना है। अभी हम रिवैल्यूएशन सरप्लस से लॉस में गए हैं, तो हमने अकाउंटिंग किया ना। अब अगर पहले से रिवैल्यूएशन लॉस होता तो रिवैल्यूएशन सरप्लस अगर आता, क्या अकाउंटिंग करनी थी, वो मैंने नीचे क्वेश्चन में उसको सॉल्व किया हुआ है, लेकिन आप लोग अपने आप उसको जरा देख लीजिएगा, फिर मैं आपको कल की क्लास के अंदर उसको समझाऊंगा। इसके नीचे क्वेश्चन है, आपको बाय द वे मैंने कल भी भेजा था वो क्वेश्चन, ठीक है, उसको प्लीज जरूर देखिएगा। ये वही वाली शीट है जो कल मैंने आपको भेजी थी। इसके बॉटम पे आपको एक और क्वेश्चन करके दिया हुआ है, शहजाद टेक्सटाइल मिल्स का। इसकी सारी वर्किंग आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर की हुई है, वर्किंग नोट्स और उसकी ट्रीटमेंट रिवैल्यूएशन लॉस और सरप्लस का यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। इसको बेटे जरूर अच्छे से कीजिएगा। ये आपकी बस आधे पौने घंटे की मेहनत है, या कह दो 2 घंटों की मेहनत है। 20 नंबर का सवाल आपका तैयार होगा, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।